भाई घर में अगर पैसा कम हो ना चल जाता है, घर में कलेश हो रहा हो नहीं चलता। शाह है बेखबर, खबर ही नहीं है सर को। आप किसी को मनाओगे कैसे सर? उसकी मांगे मान लो या फिर उसका औहदा बड़ा कर दो। तो ये समझ गए खत्म सब सर, यही समझना है बस। अब औरंगजेब पे आते हैं सर। अब जैसे बताया कि हिस्टोरियंस, सारे हिस्टोरियंस बात को मानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द डिक्लाइन was in the reign of, was started from the reign of औरंगजेब। So फिर से एक छोटा सा मैप बनाते हैं। Now Akbar expanded the empire to the central India, towards the central India. This, the Aurangzeb took it in the Deccan region. अब डेक्कन रीजन में पहले से ही 3 कंटेंडर थे। फर्स्ट मराठास, बीजापुर एंड गोलकोंडा। और इसको एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इन तीनों को हराना था औरंगजेब को। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी औरंगजेब की, इसको नाम दिया गया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या फिर साउथवर्ड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। कुछ भी, साउथवर्ड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, साउथवर्ड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, पहली बात। अब सिंस मुगल आर्मी वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पावरफुल थी, मुगल्स डिफीटेड देम, बट मराठास दे वर आल्सो वेरी स्ट्रांग। बहुत ही अच्छे बैटल्स होते हैं, मराठास ऐसे नहीं आ जाते हैं, तो जो वॉर्स थे वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ओके, सो दिस साउथवर्ड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब प्रूव्ड वेरी एक्सपेंसिव। हिस्टोरियंस कहते हैं द एक्सपेंसिव वॉर्स फॉट बाय औरंगजेब, महंगी महंगी लड़ाइयां जो औरंगजेब ने लड़ी हैं डेक्कन के रीजन में, दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट मुगल एम्पायर सॉ फाइनेंशियल क्राइसिस। मुगल एम्पायर ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी उस समय। ओके, सो साउथवर्ड पॉलिसी, पहली बात, जो पहली पॉलिसी थी औरंगजेब की, साउथवर्ड पॉलिसी, जिसको हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक पॉलिसी थी जिसने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत की, फर्स्ट पॉलिसी। Now, second policy is the religious policies of Aurangzeb. Highly intolerant emperor. Highly intolerant emperor. Some historians regard him as a bigot Mussalman. Okay, so the second policy was religious policy. अब पहली पॉलिसी जो साउथवर्ड पॉलिसी थी औरंगजेब की, उसका इंप्लीकेशन क्या था सर? उसका इंप्लीकेशन था फाइनेंशियल क्राइसिस। मुगल एम्पायर रैन इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका इंप्लीकेशन फाइनेंशियल क्राइसिस। रीजन क्या था? एक्सपेंसिव वॉर्स। इसका इंप्लीकेशन समझो सर, बहुत जरूरी है। रिलीजियस पॉलिसी का पहला इंप्लीकेशन, राजपूत्स, Jats, Sikhs who were non-Muslims, they feel alienated. Religious policy में था क्या? He reimposed jizya. Reimposition of jizya. सर गलती कर दी औरंगजेब ने। Reimposition of jizya. और जजिया था क्या? पिलग्रिमेज टैक्स। अगर आपको मंदिर जाना है, मतलब कहीं भी अपने पिलग्रिमेज सेंटर पे जाना, तो आपको एक पोल टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो जजिया था, ये अकबर ने हटाया था। अकबर वाज हाईली सेक्युलर। यही कुछ रीजन है अकबर को ग्रेट कहने के। एक्सपेंशन तो औरंगजेब ने ज्यादा किया अकबर से, बट अकबर ग्रेट क्यों है? बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द दीज सेक्युलर पॉलिसीज ऑफ अकबर। पहली पॉलिसी से फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरी पॉलिसी रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, राजपूत दूर जाने लगे, जाट रिवोल्ट करने लगे, मराठा रिवोल्ट करने लगे,
ये जो रिवोल्ट्स होने लगे इसका एक मेजर फैक्टर था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की वजह से वो रिवोल्ट्स हो रहे थे, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर था, ये एक मेजर फैक्टर था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो क्रिएट हुई। जाट्स वर रिवोल्टिंग, सिख्स वर रिवोल्टिंग, बुंदेलास वर रिवोल्टिंग। रीजन दिस रिलीजियस पॉलिसी, वन ऑफ द रीजन। तो रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, religious policy, reimposition of jizya, implication of this policy, political crisis in the Mughal Empire, political crisis, political crisis sir। अब ये political crisis कब हो रही? जो हिंदुस्तानी फैक्शन था, वो जो हिंदुस्तानी फैक्शन थे उसमें कौन हुआ करते? उसमें मराठास थे, उसमें जाट्स हुआ करते थे, उसमें सिख हुआ करते थे। वही जो पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, दे वांट टू क्रिएट देयर अदर ऑटोनॉमस एम्पायर। वो निकलना चाह रहे हैं मुगल एम्पायर से, और ये मुगल एम्पायर नहीं होने दे सकता, बिकॉज राजपूत्स नोन फॉर देयर फाइटिंग स्किल्स, अपने लड़ने के लिए जाने जाते हैं। दे वर द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द थ्रोन इन द रेन ऑफ द अकबर। मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ थी वो राजपूत से बहुत बढ़ती थी उनकी, जाट सिख। अब ये दूर जाना चाहते हैं, रीजन क्या है? इंटॉलरेंट पॉलिसीज ऑफ अकबर, सॉरी औरंगजेब, रिलीजियस पॉलिसीज। सो अब सर, अब औरंगजेब की रेन को एनालाइज करके दो चीजें बाहर आती हैं। इतना सब पढ़ने के बाद, दैट इन द रेन ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर रेन इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस, मुगल एम्पायर रेन इनटू द पॉलिटिकल क्राइसिस। अब सर बात आ गई इतनी ना, औरंगजेब रूल्ड फ्रॉम 1658 to 1707, ऑलमोस्ट 50 years, 50 साल का रूल। और ये चीजें स्टार्ट हो गई है मुगल एम्पायर में। अब सर यहां से चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, एकदम सब कुछ क्लियर होगा। अब सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ डिक्लाइन के लिए जो भी समझना था वो हम लोग समझ चुके हैं। अब मेन टॉपिक में जा रहे हैं। अब सर सब रिलेटेड है, सब कुछ एक कॉज निकल के आएगा, सारे कॉज सामने आ जाएंगे सर। अब ध्यान देना सर, ओके। सो नाउ अब 1707 का ईयर है। मुगल एम्पायर की सिचुएशन क्या है? मुगल एम्पायर वाज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, मुगल एम्पायर वाज इन पॉलिटिकल क्राइसिस, एंड औरंगजेब डाइज। सोने पे सुहागा, इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, एंड औरंगजेब डाइज। अब सर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब यहां से कहानी बदलनी शुरू हुई। अब 1707 औरंगजेब डाइज। अब औरंगजेब के बेटों के बीच में होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, अब स्टेबिलिटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया कि औरंगजेब के बाद अब कौन राजा बनेगा। अब 1 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, एंड इन 1708 बहादुर शाह जफर, यंग 65 year old यंग बहादुर शाह जफर सिट्स ऑन द थ्रोन। बहादुर शाह जफर 1708 में वॉर ऑफ सक्सेशन में अपने 2 भाइयों को मारने के बाद बहादुर शाह जफर थ्रोन पे बैठ जाते हैं। अब सर बहादुर शाह जफर को विरासत में मिला क्या है? अभी बताया था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। बहादुर शाह को थ्रोन पे बैठने के बाद ये 2 चीजों का अवार्ड मिलता है। नाउ बहादुर शाह जफर वाज अ लर्न्ड मैन, इवन दो ही वाज ओल्ड, 65 years old, हालांकि वो बूढ़ा था, ही वाज क्वाइट लर्न्ड मैन। ओके, सो अब बहादुर शाह जफर पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, और सर यहीं से बर्बादी शुरू हो गई। अब आप समझ लो सर कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है भाई, घर में अगर पैसा कम होना चल जाता है, घर में कलेश हो रहा हो नहीं चलता। तो वही था, पैसे की कमी थी, तो बहादुर शाह ने सोचा कि ये तो आती जाती रहती है, अभी सही हो जाएगा।
Now this political crisis within the empire, this internal factionalism within the empire, these were the main concerns of Bahadur Shah Zafar, and he took some steps, bold steps I must say. Okay, अब पहला स्टेप, पॉलिटिकल क्राइसिस थी क्या? जाट्स वर रिवोल्टिंग, बुंदेलास वर रिवोल्टिंग, मराठास वर रिवोल्टिंग, सिख्स वर रिवोल्टिंग. अब बहादुर शाह जफर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लेके आते हैं. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब सबको मनाने की पॉलिसी. जो मराठास की मांगे वो भी हम पूरी करेंगे, उनकी मांगे जो जाट्स की हैं वो भी करेंगे, पूरी नहीं करेंगे तो 4 है 2 कर देंगे, तो सबको मनाना है. अब तो इसीलिए पहली जो पॉलिसी लाते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. इतनी बात समझ में आई? अब आप किसी को अपीज करोगे कैसे, आप किसी को मनाओगे कैसे सर? उसकी मांगे मान लो या फिर उसका औहदा बड़ा कर दो. अब मराठास चाहते थे कि उन्हें सरदेश मुखी और चौथ पूरे कलेक्ट करने का मौका मिल जाए, नहीं अलाउ कर सकता एक एम्परर, तो उसको भी तो फाइनेंशियल क्राइसिस है. मराठास की कुछ मांगे मानी, कुछ बातें नहीं मानी. सिक्स के साथ भी ऐसा हुआ. तो अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें जो एम्परर थे वो हर सेक्शन को मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि he wanted to solve the situation of political crisis that the Mughal Empire is facing right now in 1708. अब सर मैंने आपको बताया था जागीरदारी के बारे में कि जागीरदार और ऑनरेबल मैन, दे हैव रिस्पेक्ट, दे हैव पावर, दे हैव वेल्थ. अब सर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बाद पहली जो और स्टेप लिया वो टॉलरेंट नेचर, टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू राजास. जो हिंदू राजास थे उनकी तरफ टॉलरेंट अप्रोच. टॉलरेंट अप्रोच कैसा? मंदिर नहीं तोड़े, उनकी बात मानी, उन्हें जागीर दी. सो टॉलरेंट अप्रोच. दूसरी चीज टॉलरेंट अप्रोच. टुवर्ड्स हिंदू राजास. सर नोट मिलेंगे, इसकी टेंशन मत लेना आप. तो टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू राजास. अब सर मनाना है, यहीं पे गलती कर दी. अभी भी मतलब एक हिस्टोरियन ने कहा है कि बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट एम्परर जिसके बारे में थोड़ा कुछ भी अच्छा कह सकते हैं. मतलब बहादुर शाह के बाद तो ऐसे ऐसे नमूने आने वाले हैं ना सर कि आप क्या ही बताऊं सर, बताऊंगा तब आप देखिएगा. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू राजास. अब एक और सॉल्यूशन लेके आते हैं सबको मनाने का, सबको खुश करने का, इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने का, और उसमें कर दी बहुत बड़ी गलती. इसको आराम से समझेंगे. बहादुर शाह जफर स्टार्टेड रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर. जागीरदारी सिस्टम समझाया था सर, उसको याद करना. जागीर का रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस राजा को भी जागीरदार बना दिया, उस राजा को भी जागीरदार बना दिया, सिख को जागीरदार, जिसने भी थोड़ा सा मुंह खोला सबको जागीर बांटने लगे. जफर साहब, बहादुर शाह जफर, इन्हें निकनेम दिया गया इसी की वजह से, शाह है बेखबर, खबर ही नहीं है सर को. रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर लिख लीजिए सर. ये गलती कर दी बहादुर शाह जफर ने. अब सर इसके इंप्लीकेशन समझो आप, ये समझना बहुत जरूरी है. अब आपको पता है एम्पायर एक्सपेंड तो नहीं कर रहा, एरिया तो कांस्टेंट है. अब एक और बात मैं यहां पे बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो औरंगजेब ने जो एक्सपेंशन किया था, इस डेक्कन वाले रीजन में जो औरंगजेब ने एक्सपेंशन किया था, इसको जो भी रीजन उन्होंने जीता था, पहली बात तो ये इनफर्टाइल था, मतलब उतना उपजाऊ नहीं था, बंजर कह सकते हैं थोड़ा सा, मतलब कि हाईली फर्टाइल नहीं था, अनफर्टाइल ही कह सकते हैं. तो पहली बात तो ये जो रीजन था वो फर्टाइल नहीं था. एंड द सेकेंड थिंग इज he put this area under the Khalisa land revenue system. सर खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम. अब इसको और समझ लो सर.
इसमें क्या था, जो भी इस रीजन से जो भी एरिया को खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर रखा जाएगा, उससे जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्टली मुगल ट्रेजरी में जाएगा। जागीरदार का उन पे कोई भी हक नहीं है। और इसके लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट करते थे जिसको मंथली सैलरी देते थे कि 1 लाख की आपकी मंथली सैलरी है, आपका काम है जहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और जो भी लैंड रेवेन्यू आए वो डायरेक्टली जाएगा मुगल ट्रेजरी में। अब सर एक बात सोचो, बहादुर शाह जफर ने रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है जागीर का। ओके, एरिया कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो नहीं रहा, अब करेंगे क्या, एरिया तो नहीं बढ़ा सकते ना। अब सर यहां से दिक्कतें हो गई शुरू। जो एग्जिस्टिंग जागीर थी, अब 2 काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जागीर वर ट्रांसफरेबल। ओके, मान लो एक जागीरदार यहां पे 5 साल से जागीरदार है, शाह साहब ने कहा जफर साहब ने कि सर आप 5 साल से हो, अभी हमें इनको देनी है, हमें इनकी बहुत जरूरत है। पहला ये तो ये कर सकते हैं। दूसरा कि एक जागीर को डिवाइड कर सकते हैं 2 में। अब दोनों में घाटा किसका है, जो पहले से ही जागीरदार थे उनका घाटा है सर। अब सर शब्द याद रखना है, पर्सनल इनसिक्योरिटीज इन द माइंड्स ऑफ जागीरदार। आज इसके साथ हो रहा है, कल यहां पे जो जागीर होगी उसके साथ भी हो सकता है ये। तो जागीरदार को घेर लिया पर्सनल इनसिक्योरिटीज ने, पर्सनल इनसिक्योरिटीज। अब सर जो कि मैंने बताया था एक हेल्दी रिलेशन था एम्पायर और जागीरदार के बीच में, जो कि बेस था मुगल एम्पायर का, वो सर खड़ा जाता है। जब औरंगजेब की डेथ होती है, एनसीईआरटी मेंशंस, विपिन चंद्र एंड द ओल्ड एनसीईआरटी मेंशंस, जब औरंगजेब की डेथ होती है, even though the empire was suffering from a political crisis, financial crisis, but the administration, military and the respect was there. एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट था तब भी, मिलिट्री काफी पावरफुल थी तब भी, और रिस्पेक्ट भी था जब 1707 में बहादुर शाह जफर इनको लेते हैं। अब बहादुर शाह जफर की पॉलिसी ऑफ द रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स इन ऑर्डर टू पैसिफाई द राजास, इन ऑर्डर टू पैसिफाई द रिबेल्स, दिस क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम। अब समझते हैं प्रॉब्लम कैसे हुई, और ये समझ गए खत्म सब सर, यही समझना है बस। जागीरदार, ये है जागीरदार, ये है एम्परर। अब सर इनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन, एक लॉयल रिलेशन जब तक था, एक लॉयल रिलेशन, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था और मुगल एम्पायर डिपेंड था अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे। अब जब जागीरदार को पर्सनल इनसिक्योरिटीज, खुद के खर्चे की चिंता हो जाएगी, खुद की फैमिली की चिंता हो जाएगी, तो क्या बढ़ेगा, करप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन के खराब होने की शुरुआत हो जाती है इस पॉलिसी से, क्योंकि पर्सनल इनसिक्योरिटीज घेर लेती हैं जागीरदार को। अभी जागीरदार क्राइसिस को मैं बताऊंगा। तो करप्शन स्टार्टेड। अब सर करप्शन होगा कैसे, ये और सर बस करप्शन होगा, मान लो राजा एम्पर ने कहा है आपको 10,000 की आर्मी मेंटेन करनी है, 10,000 सोल्जर्स की, सर 3,000 की नहीं की, 10,000 की। टैक्स, उन्हें पता था कि मेरा पैसा तो कम हो जाएगा ना, पर्सनल इनसिक्योरिटीज ने घेर लिया। अब अगर 10,000 की जगह 3,000 की आर्मी मेंटेन होगी तो क्या डिक्लाइन हो रही है, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सर अब सोचो कितना बड़ा इंप्लीकेशन है उस जागीरदारी क्राइसिस का जो क्रिएट होती है, रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स बाय द बहादुर शाह जफर। करप्शन इन द फॉर्म करप्शन हुआ तो क्या इंप्लीकेशन हुआ उस करप्शन का, मिलिट्री डिक्लाइन, मिलिट्री स्ट्रेंथ डिक्लाइंड। पहले बताया था कि जो मुगल एम्पायर है 2 स्तंभों पे, 2 पिलर्स पे टिका है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। नाउ दिस जागीरदारी क्राइसिस, this created what, this created decline, this was one of the reasons for the decline of the military, this was one of the reasons for the decline of the healthy relation between the emperor and the jagirdars. So एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिक्लाइन, मिलिट्री में भी डिक्लाइन, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स वर नाउ स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब इनका कॉज क्या है, जागीरदारी क्राइसिस।
यही सिचुएशन थी जो रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो क्या हुआ, जागीरदार तो बढ़ गए, जागीर तो नहीं बढ़ी ना, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, एक्सपेंशन तो हो ही नहीं रहा। तो दिस वाज अ सिचुएशन जिसमें कि शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं, जागीरदारी सिचुएशन को डिफाइन करते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस, टू मेनी जागीरदार्स वर चेजिंग टू फ्यू जागीर्स, बहुत सारे जागीरदार बहुत कम जागीरों के पीछे पड़े थे। इम्प्लीकेशन क्या हुआ, करप्शन बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हुआ, मिलिट्री डिक्लाइन हुआ, जागीरदारी क्राइसिस, एक अनार 100 बीमार। अब सर करना क्या था, जागीरदारी क्राइसिस की सबसे पहला कॉज क्या है, रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सर बार बार बोल रहा हूं ताकि मन में बैठ जाए, रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स, पहला कॉज। दूसरा कॉज, नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन करते तो ये क्राइसिस नहीं आती, एक्सपेंशन नहीं किया, एक्सपेंशन कर भी नहीं सकते थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो पहले से ही एम्पायर, और है किस वजह से, एक्सपेंसिव वॉर्स फॉट बाय औरंगजेब इन द डेक्कन रीजन, दक्कन में जो औरंगजेब ने फॉट किए और उनकी वजह से अब मुगल एम्पायर कैन नॉट अफोर्ड एनी वॉर्स, सो नो एक्सपेंशन, रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अब सर तीसरा, नो साइंटिफिक डेवलपमेंट। नो साइंटिफिक डेवलपमेंट करना क्या था सर, आपको एरिया नहीं बढ़ा पा रहे, आप जो एग्जिस्टिंग जागीर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगी, जब आप ये करेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट, जब नई इरिगेशन फैसिलिटीज आएंगी, जब न्यू इंसेंटिव्स देंगे आप। तो अगर आप एक जागीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो पहले उस जागीर का लैंड रेवेन्यू बढ़ाइए ताकि जो पर्सनल इनसिक्योरिटीज हो रही है जागीरदार्स को वो ना हो। उन्हीं की वजह से तो ये हुआ सर, करप्शन स्टार्ट हो गया, हेल्दी रिलेशन डिक्लाइन, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन होना शुरू कर देता है, मिलिट्री की स्ट्रेंथ डिक्लाइन शुरू हो जाती है। अब रह क्या गया है सर, रिस्पेक्ट ही बचा है थोड़ा, अभी वो भी खत्म हो जाएगा जैसे ही लेटर मुगल्स आते हैं, अभी देखिएगा सर आप। अब कॉजेस ऑफ जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस क्या है, टू मैनी जागीरदार्स चेजिंग टू फ्यू जागीर्स, ये है जागीरदारी क्राइसिस। कॉजेस क्या है, रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स बाय बहादुर शाह जफर, नो एक्सपेंशन बाय द लेटर मुगल्स, नो साइंटिफिक डेवलपमेंट। जागीरदारी क्राइसिस का इंप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट क्या है, करप्शन स्टार्टेड, मिलिट्री स्ट्रेंथ डिक्लाइंड, दोनों पिलर्स धीरे धीरे टूटने लगते। अब तो सर हो गई ये बात यहाँ तक। अब बहादुर शाह जफर जब तक और भी सॉल्यूशन सोचते तब तक बहादुर शाह जफर डाइड, बहादुर शाह जफर की मौत हो जाती है। अब सर शुरू होती है मेन कहानी। अब सर सिचुएशन समझिए, औरंगजेब मरा था तो एम्पायर में क्या थी, सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग था, मिलिट्री स्ट्रांग थी, रिस्पेक्ट था। अब इनके मरने के बाद सिचुएशन को एनालाइज करते हैं सर। करप्शन शुरू हो चुका है सर, इनके मरने के बाद करप्शन शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन कर रहा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ डिक्लाइन कर रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी बनी हुई है क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदार जो रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन तो उसने सॉल्व थोड़ी ना किया, कुछ एरिया तो उतना ही था, आपने एक को लाए, आपने दूसरे को हटाया, पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। चौथा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब बहादुर शाह की डेथ के बाद अभी तक एम्पायर में ये सिचुएशन चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन होने लगा है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और मिलिट्री स्ट्रेंथ डिक्लाइन कर रही है।